हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर: फर्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small. Second, the particles of matter have space between them. Third, the particles of matter are constantly moving. And fourth, the particles of matter attract each other. अब एक एक करके हमें ये सभी कैरेक्टरिस्टिक समझनी है। तो क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? जो मैटर होता है, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है, वे पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, आर वेरी स्मॉल। वे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मैटर बना हुआ है, उनके बीच में स्पेस होती है, यानी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर जिन पार्टिकल्स से बना हुआ है, वे पार्टिकल्स लगातार मोशन में रहते हैं, या तो वे अपनी ही जगह वाइब्रेट करते हैं, जैसे सॉलिड्स में अपनी फिक्स पोजीशन पे वे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, जैसे लिक्विड या गैस में। और जो मैटर होता है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक एक्टिविटीज़ के द्वारा समझनी है, और एक्टिविटीज़ के द्वारा इसलिए समझनी है ताकि हम इनको बेहतर समझ पाएँ, साथ में इनको वेरीफाई कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक से। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, और इस बीकर में हमने 100 मिलीलीटर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रखा हुआ है, वो भी कंसंट्रेटेड। तो इस बीकर में है कंसंट्रेटेड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमने कैसे तैयार किया है? हमने यहां पे 2 या 3 क्रिस्टल पोटासियम परमैंगनेट के 2 या 3 छोटे छोटे क्रिस्टल हमने यहां पे इस पानी में डाले हैं और उन्हें घोल दिया है, जिससे ये डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन तैयार हुआ है। क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, तो यहां पे ये डीप पर्पल कलर, तो ये जो सॉल्यूशन है वो डीप पर्पल कलर का है, गहरे पर्पल कलर का ये सॉल्यूशन है, जो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है पोटासियम परमैंगनेट का। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास एक और बीकर है, और इसमें 90 मिलीलीटर वाटर यानी पानी है। ये हमारे पास एक और बीकर है, और इस बीकर में भी 90 मिलीलीटर पानी है। ये हमारे पास एक और बीकर है, और इस बीकर में भी 90 मिलीलीटर पानी है। ये हमारे पास एक और बीकर है, और इस बीकर में भी 90 मिलीलीटर हमने पानी रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमने यहां से निकाला, और नेक्स्ट बीकर में जो 90 मिलीलीटर वाटर है उसके साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। मतलब अब हम इस सॉल्यूशन को, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे। तो हमने यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और उसे अगले बीकर के 90 मिलीलीटर पानी में मिक्स कर दिया। तो हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। फिर हमने यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और उसको नेक्स्ट बीकर में जो 90 मिलीलीटर पानी है उसके साथ क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। फिर हमने यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, और नेक्स्ट बीकर में 90 मिलीलीटर पानी के साथ उसे मिक्स कर दिया।
फिर हमने यहां से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया और नेक्स्ट बीकर में 90 मिलीलीटर पानी के साथ उसे मिक्स कर दिया। तो ऐसे करते हुए हम इसमें पानी की मात्रा बढ़ाते चले गए। सॉल्यूशन में हमने उसको डाइल्यूट किया है। किसी भी सॉल्यूशन में पानी की मात्रा बढ़ाने को उसे डाइल्यूट करना कहते हैं। जब हम किसी सॉल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, पानी की मात्रा इंक्रीज करते हैं, तो हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने डाइल्यूट किया है, डाइल्यूट, यहां पे फिर डाइल्यूट किया, फिर डाइल्यूट किया, फिर डाइल्यूट किया। और जब हम डाइल्यूट करते चले गए तो हमने क्या देखा कि यहां पे जो डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन था, डाइल्यूशन करने के साथ साथ वो जो कलर है वो फेड होता चला गया। यहां पे थोड़ा लाइट पर्पल कलर है, उससे भी लाइट पर्पल कलर, उससे भी लाइट पर्पल कलर, और यहां पे तो बिल्कुल लाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है। तो यहां है वेरी लाइट, वेरी लाइट पिंक कलर, और ये है वेरी डाइल्यूट पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। और हमने क्या देखा, क्या किया है हमने यहां पे इस एक्टिविटी में, हमने प्रीवियस बीकर से 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया है और नेक्स्ट बीकर के 90 मिलीलीटर पानी में उसको मिक्स किया है। तो टेक 10 मिलीलीटर पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, from previous beaker and mix with 90 milliliter water in next beaker। तो ऐसा हमने किया है इधर से लेके यहां तक आते हुए। और साथ में हमने क्या किया है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते गए हैं वैसे वैसे जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम होती चली गई है। तो द इंटेंसिटी ऑफ कलर of potassium permanganate solution goes on decreasing with dilution। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते गए वैसे वैसे जो कलर की इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती चली गई। तो आपको एक्टिविटी समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे किया क्या है। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, देखिए 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से हमने ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया था और सिर्फ उन 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल से 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से इतने सारे पानी में कलर आ गया। यानी उन 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ने इतने सारे पानी को कलर इंपार्ट कर दिया।
इसका मतलब ये है कि उन 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स में से पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स निकले हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले हैं जो इतने सारे पानी में फैल गए हैं और इतने सारे पानी को उसने कलर इंपार्ट कर दिया है। अगर 2 या 3 पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स में से, जो कि छोटे छोटे क्रिस्टल थे, उनमें से इतने सारे पार्टिकल्स निकले हैं, तो इसका मतलब वे उन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा था। जो 2 या 3 छोटे छोटे पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में से इतने सारे पार्टिकल्स अगर निकले हैं तो उनका साइज बहुत छोटा था और वे पार्टिकल्स इतने सारे पानी में फैल गए और उन्होंने इतने सारे पानी को कलर इंपार्ट किया है। इसका मतलब जो पोटासियम परमैंगनेट है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो इस एक्टिविटी से हमको समझ में आता है कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। अब हम दूसरी एक्टिविटी के द्वारा दूसरी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे और देखेंगे, उसे वेरीफाई भी करेंगे। देखिए, जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्लास है और हमने इस ग्लास में 100 मिलीलीटर पानी डाला हुआ है, 100 मिलीलीटर वाटर, और ये हमने बिल्कुल पानी स्टिल होने के बाद हमने ये मार्क कर लिया है कि पानी का लेवल क्या है ग्लास में, ओरिजिनल वाटर लेवल। तो ओरिजिनली पानी में का जो लेवल है ग्लास में वो कितना है वो हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? ऐड सम शुगर। अब हम क्या करेंगे? इस ग्लास में पानी के अंदर कुछ शुगर ऐड करेंगे। जब हमने यहां पे ग्लास में शुगर ऐड किया, हमने इसको डिसॉल्व नहीं किया है, घोला नहीं है हमने शुगर को, सिर्फ पानी में ऐड किया है। ये शुगर है। तो पहले पानी का लेवल ये था, ओरिजिनल वाटर लेवल, लेकिन इसमें शुगर डालने के बाद पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये न्यू वाटर लेवल है, वाटर लेवल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने चीनी को घोला नहीं है और जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो जैसे हमने शुगर को डाला है ग्लास में पानी के अंदर, तो जितनी वॉल्यूम, जितनी स्पेस शुगर के क्रिस्टल्स ने ऑक्यूपाई की है, उतनी स्पेस का जो पानी है वो ऊपर आ गया है और वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है। लेकिन जब हमने ये शुगर को डिसॉल्व कर दिया, ऑन डिसॉल्विंग, ऑन डिसॉल्विंग शुगर, जब हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया तो डिसॉल्व करने के बाद पानी जो है वो अपने ओरिजिनल लेवल पे वापस आ गया।
तो फिर ये चीनी गई कहाँ? तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो शुगर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पहले शुगर के क्रिस्टल के साथ अटैच थे, लेकिन जैसे ही हमने शुगर को घोला तो शुगर के क्रिस्टल्स में से उसके पार्टिकल्स निकले हैं, क्रिस्टल से सेपरेट हुए हैं, और वो पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे आ गए हैं, और अब उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, जिससे वाटर का लेवल वापस वहीं पे आ गया जहाँ पे पहले था। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि जो पानी है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो शुगर के क्रिस्टल से जो पार्टिकल निकले वो उस स्पेस में आ गए और उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी और वाटर लेवल वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से हमको समझ में आता है कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। अब हम तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक्टिविटी देखेंगे, और इस एक्टिविटी से हम समझेंगे कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स लगातार मोशन में रहते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और साथ में इसे वेरीफाई भी करेंगे इस एक्टिविटी से। तो देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है, और इस बीकर में हमने पानी डाला हुआ है, वाटर, और हमने यहां पे कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। पानी तो आपको पता ही है कि कलरलेस होता है। अब हमने जो ये कॉपर सल्फेट के यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे हैं, इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हम डिसॉल्व नहीं करेंगे। हमने बिल्कुल स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में, ये 2-3 कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो रख दिए हैं बिल्कुल जेंटली, पर इन्हें डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम इन्हें खुद डिसॉल्व नहीं करेंगे। अब कुछ समय, अब इस बीकर को हम एक जगह पे अनडिस्टर्ब, बिना हिलाए डुलाए इसको वहां पे रख देंगे। तो कुछ समय के बाद हम देखेंगे, आफ्टर सम टाइम, जो नीला कलर है कॉपर सल्फेट का वो पानी में फैलना स्टार्ट हो गया है। मतलब जो कॉपर सल्फेट है के क्रिस्टल्स हैं वो पानी में डिसॉल्व होने क्या हो गए हैं, स्टार्ट, और ब्लू कलर स्प्रेड हो रहा है। तो ब्लू कलर स्प्रेडिंग, पानी के अंदर ब्लू कलर स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, और कुछ समय के बाद पूरा पानी हमें ब्लू नजर आएगा। आफ्टर सम टाइम जो ये पूरा बीकर है इसमें जितना भी पानी है वो आपको ब्लू नजर आने लग जाएगा, यानी पूरा का पूरा पानी अब ब्लू दिखाई दे रहा है। होल वाटर अपीयर ब्लू। तो ऐसा क्यों हुआ है और इस एक्टिविटी से हमको क्या समझ में आता है? देखिए, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हमने डिसॉल्व नहीं किया है, वो अपने आप डिसॉल्व हुए हैं। और ऐसा जब ही पॉसिबल है कि जब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स आके टकराए हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से, जिससे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में से कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स निकले हैं और वो पानी के साथ डिफ्यूज हो गए हैं, इंटरमिक्स हो गए हैं, पूरे पानी में फैल गए हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा पानी ब्लू नज़र आने लगा है। अब जो ये कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं और पानी के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिफ्यूज जब होंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स जब होंगे, जब इनके पार्टिकल्स में मोशन हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट अपने आप पानी में डिसॉल्व हुआ है
कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पूरे पानी में अपने आप फैले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स में मोशन है और पानी के पार्टिकल्स में भी मोशन है। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर करती है कि जो मैटर होता है वो जिन पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, उनमें मोशन होता है। अब हम चौथी यानी कि फोर्थ और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक को एक एक्टिविटी से समझेंगे। देखिए, जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बोलती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम एक्टिविटी जो है ना वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी करेंगे। देखिए, ये मार्कर है। इतना तो हमें कंफर्म हो चुका है कि हमारे चारों तरफ जो भी पदार्थ है, जो भी मैटर है, वो पार्टिकल से बना है। इसका मतलब ये मार्कर भी पार्टिकल से बना है। अगर मैं इसको खींचता हूं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं हो रहे। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, ये अलग अलग प्रकार के मैटर में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के पार्टिकल्स में होता है, उससे कम लिक्विड के पार्टिकल्स में होता है और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के पार्टिकल्स में होता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हमने अभी की हैं, इनसे हमने वेरीफाई भी किया है चारों कैरेक्टरिस्टिक को और वे हमें अच्छी तरह समझ में भी आई हैं।